ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों लेक्चर नंबर 8 लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर ACCA F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर 19। बेटा लास्ट लेक्चर है। आज मैं सब कुछ बता दूंगा एंड आई विल बी डूइंग अगेन वन मोर लाइव क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। बेटे आपके सामने क्वेश्चन करूंगा तभी तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। मैं आपका कॉन्फिडेंस ही तो डेवलप करवाना चाहता हूं। आइए जल्दी से रजिस्टर ओपन कर लीजिए बेटे। आज लास्ट है, आज आखिरी बात होगी। लेक्चर 10 F3 चैप्टर 19। बेटे मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आपको दोबारा से अच्छी तरह से दोबारा करा के दिखाऊं। कौन सा बेटे? आप ही की कैप्लॉन का बेटे मैं आज ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग 8 करा रहा हूं बेटे। 4 5 6 7 तक तो हमने कर ही लिए थे, तो मैं चल पड़ा आपके लिए। आइए हम चलें टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8। बेटे ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए 9 हो भी जाएगा, बहुत इजी है। मतलब हमारा ये चैप्टर ही क्लोज हो रहा है। देखिए मैंने बेसिक लॉजिक्स आपको बताए ना, तो आप किस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस एकदम कर पा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करेंगे जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बिना। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद तो 3 क्वेश्चन छोटे छोटे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 10 11, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं बेटे। 8th क्वेश्चन को मेरे साथ साथ ईमानदारी से करना है, तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ भी आएगा और अच्छा लगेगा। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है पहले बेटे। हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करना आना चाहिए। यू आर गिवन विद दिस बेटे। आपको 2 ईयर्स दिए हुए हैं, 2006 एंड 2007। ठीक है जी। इंफॉर्मेशन गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। दिस इज 2006 एंड दिस इज 7। इसका मतलब यहाँ पे लास्ट ईयर पहले दिया है, फिर करंट ईयर दिया है, तो ये ठीक है। पहले ओपनिंग बैलेंस है, फिर क्लोजिंग है, क्योंकि आप लेजर अकाउंट बनाते हैं तो यू फर्स्टली राइट ऑन द ओपनिंग बैलेंस एंड देन यू राइट ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। इट इज ओके, opening closing, but still in the last question we have seen that firstly you are given the closing and then opening। तो आपको लेजर अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना है बेटा, टाइम भी तो वेस्ट होता है इससे। प्लांट, अब देखिए ये प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट दिया है, प्लांट की डेप्रिसिएशन दी है, प्लांट का कैरिंग अमाउंट दिया है, तो घबराना नहीं है। Whenever accumulated depreciation account is given, I should prepare accumulated depreciation account and I should prepare non-current assets at original cost. But if accumulated depreciation is not given, as we did in case studies up to lecture number 8, so we can prepare net current assets even at net value also. But the point is still we are preparing like this. Cost given है बेटे, depreciation given है, कैरिंग अमाउंट गिवन है। सो ये प्लांट का दिया हुआ बेटे, दिस इज फॉर बिल्डिंग। आराम से चलना है। प्लांट का ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, प्लांट की डेप्रिसिएशन है 4,000 और प्लांट की कैरिंग कॉस्ट है 6,000। बिल्डिंग का ओरिजिनल कॉस्ट है 50,000, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है 10,000 और बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट है 40,000। ये 2006 का है, फिर 2007 का भी दिया हुआ है। आपने क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल कॉस्ट से कंपेयर करना है, नेट कॉस्ट को अगर देखना चाहे कैरिंग अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से करना है, तो इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। उन्होंने जान के फिगर ज्यादा दे दी कि आप घबरा जाओ, डर जाओ, डरना नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स बेटे, आपको इन्वेस्टमेंट्स दी हुई है 50,000 की, और फिर 50,000 से 80,000 हो गई बेटे। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपने बाय की होंगी। ओपनिंग बैलेंस इज 50 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 88 मींस यू मस्ट हैव परचेज द इन्वेस्टमेंट्स। तो बेटे आपने 50,000 से 80,000 इन्वेस्टमेंट खरीदी, 30,000 की इन्वेस्टमेंट परचेज हुई। इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लैंड बेटे, लैंड 43,000 से 63,000 हो गया बेटे। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, बिकॉज लैंड का वैल्यू जनरली बढ़ता है। अर्थ प्लानेट में लैंड का पार्ट कम होता जा रहा है, 30 to 25% रह गया बेटे, बाकी तो पानी पानी है। तो लैंड, द वैल्यू ऑफ लैंड जनरली इंक्रीजेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ लैंड 43,000 63,000 हो गया बेटे, 20,000 से बढ़ गया। अच्छा, कई बार हम रिवैल्यूएशन भी करते हैं लैंड में, वो देखेंगे। इन्वेंटरी बेटे 55 65। अगर ये डायरेक्ट मेथड होता तो मुझे इन्वेंटरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर इनडायरेक्ट मेथड होगा तो मैं खाली चेंज देख लूंगा।
ठीक है सर. रिसीवेबल्स 40 and 50. If I will be following direct method, then I will prepare a separate account. Otherwise, I will directly find out the change. बैंक बेटे डेबिट बैलेंस 0. आपको पता है कैश बैंक का डेबिट बैलेंस ही होना चाहिए. बट इफ दे हैव द क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है सर, अभी देख लेते हैं. शेयर कैपिटल 40,000 से बेटे 50,000 रुपए की हो गई. इसका मतलब इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000 एंड इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. शेयर प्रीमियम वी हैव इशूड द शेयर्स on premium from 12,000 to 14,000. 2,000 is the share premium. We must have received the cash on that. बेटा revaluation surplus. revaluation surplus देखिए आप, पहले 0 था फिर 20 हो गया और नीचे लिखा हुआ लैंड. इसका मतलब आपने लैंड को रीवैल्यू किया by 20,000 and because it is a non-cash profit, so you have treated it as a separate item. It has been treated as the other comprehensive income. It will be shown as a equity and that is revaluation surplus. So we will prepare a separate account. revaluation surplus बनाएंगे, land account बनाएंगे और जितना भी revaluation surplus आएगा बेटे whenever there is a revaluation profit हम एंट्री का पास करते हैं डेबिट एसेट, डेबिट लैंड, क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस. रिटेन अर्निंग्स 45,000 से 55 हो गई. इट मीन्स रिटेन अर्निंग का बैलेंस पहले भी उतना था अभी भी उतना ही है. इट मीन्स वी हैव नॉट अर्न एनी प्रॉफिट, ऐसा लगता है. 10% लोन नोट्स. व्हेन आई से लोन नोट्स दीज आर डिबेंचर्स. 10% का मतलब है इंटरेस्ट आप इसके ऊपर 10% पे करते हैं. 1 लाख के थे 1,50,000 के हो गए. इसका मतलब हमने नए लोन नोट्स इशू किए होंगे, 50,000 वहां से रिसीव किया होगा. इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. पेबल्स बेटे आपको पता है इफ डायरेक्ट मेथड इज देयर आई हैव टू प्रिपेयर अ पेबल अकाउंट बिकॉज स्टॉक अकाउंट एंड पेबल अकाउंट बोथ आर सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर because the balancing figure of stock account will be purchases and that will be transferred to payables account and from that I can calculate how much amount I have paid for payables. अगर payables account अगर हम direct method follow कर रहे हैं. बैंक, अब देखिए बैंक का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है. आप यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट भी लिख सकते हैं. इट मीन्स हमने स्टार्ट किया था बेटे, हमने स्टार्ट किया था 3,000 के डेबिट बैलेंस से, बट ये हो गया क्लोजिंग में 4,000 के क्रेडिट बैलेंस से. इट मीन्स 7,000 रुपए का डिफरेंस आ गया. इट मीन्स देयर मस्ट बी अ डिफरेंस ऑफ 7,000 देन ओनली द डेबिट बैलेंस ऑफ 3,000 हैज बीन कन्वर्टेड टू अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4,000. बेटे प्लस की फिगर नेगेटिव कैसे हो गई? इसका मतलब 7,000 का माइनस आउटफ्लो रहा होगा क्योंकि -7,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू -4,000. ठीक है सर, आगे चलते हैं. बेटे आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ठीक है जी, सेल्स गिवन है. अच्छा, आप यू हैव टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड 2006-7. इट मीन्स आई रिक्वायर दोज ट्रांजेक्शंस जो 1 जनवरी 2007 से 31 मार्च 2007 तक हुई. आई डो नॉट रिक्वायर द पीरियड द इंफॉर्मेशन फॉर 1 जनवरी 2006 to 31 दिसंबर 2006. बट जान के ना उन्होंने इंफॉर्मेशन आपको ज़्यादा दे दी जिससे आप घबरा जाओ और डर जाओ. तो बेटे सेल्स उन्होंने दोनों सालों की दी है, हमारे को इस सेल्स का कुछ करना ही नहीं है. कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दोनों ईयर्स की दी है, हमें इस सेल का कुछ नहीं करना बेटे. वी हैव टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2007. इट मीन्स वी ओनली रिक्वायर दैट इंफॉर्मेशन विच इज फॉर द ईयर 2007. एक्सपेंसेस 47,000, इंटरेस्ट 13,000, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000. इस साल का नेट प्रॉफिट 20,000 है और वो कहता है जी 20,000 का डिविडेंड दे दिया. ठीक है, आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, दोबारा से पढ़ लेते हैं. सेल्स, अगर मैं डायरेक्ट मेथड फॉलो करता हूं देन आई विल ट्रीट दिस सेल्स एज क्रेडिट सेल्स एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू अकाउंट रिसीवेबल. Cost of sales 1,20,000. If I am following a direct method, then it will be transferred to stock credit side 1,20,000. Expenses 47,000. It means we have to see whether these expenses are cash expenses or non-cash expenses because cash expenses should be deducted from cash flow statement. बेटे cash flow statement में तो खाली cash expenses ही लेस होते हैं अगर वो ऑपरेटिंग हैं. ऑपरेटिंग नॉन कैश तो कभी लेस ही नहीं होते. ठीक है जी, ओके. इंटरेस्ट
यू हैव पेड इंटरेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, इंटरेस्ट पेड मैं अज्यूम कर रहा हूँ इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी बिकॉज इट इज वी हैव ऑन लोन नोट्स, बट पता नहीं कैपलॉन ने यहाँ पर भी इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना। दिस इज रॉन्ग। आपको लॉजिकली एक ही बात समझनी है, ठीक है सर। 20,000 का डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब इसको इन्होंने फाइनेंशियल माना है, इंटरेस्ट पेड को पता नहीं व्हाई दे आर ट्रीटिंग इट एज ऑपरेटिंग, बट इट शुड हैव बीन फाइनेंशियल एक्टिविटी। Prepare a statement, this is for possible, this movement, the statement should be used in direct method। वो कहता है जी आप क्या करो, इसको डायरेक्ट मेथड से करके दिखाओ और उसके बाद इसके ऊपर कमेंट भी लिखो। आप यू हैव टू प्रिपेयर अ कमेंट दैट हाउ मच एक्टिविटी, हाउ मच व्हाट यू से ऑन दिस कंपनी। सो फर्स्ट पॉइंट इज आई विल प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ डायरेक्ट मेथड। पहले हम कैश फ्लो बनाते हैं, कमेंट तो तभी करेंगे ना, हम किसी को देखेंगे नहीं, किसी कपल को देखेंगे तभी तो कमेंट करेंगे वेदर दे आर मेड फॉर ईच अदर और नॉट। अब आप आलिया भट्ट और रणवीर को देखते हो तभी तो कहते हो कि हाँ ठीक है दोनों मेड फॉर ईच अदर है। फर्स्टली वी विल प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड देन ओनली वी विल गिव अ कमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए हमें मेथड पता होना चाहिए। वी विल बी फॉलोइंग, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पूरी कैश फ्लो बनाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं। वी विल प्रिपेयर फुल कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वी कैन फॉलो टू मेथड, वन इज डायरेक्ट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ऑल्सो गिवन एंड बैलेंस शीट इज ऑल्सो गिवन। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू प्रिपेयर एज पर डायरेक्ट मेथड। मुश्किल नहीं है बेटे, मैंने कहा मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, आपके मन का वहम है, कुछ है ही नहीं मुश्किल। आप क्या करेंगे, पहले मौसमियों को छील देंगे, बेटे जूस निकालना है ना। तो मैंने क्या किया, मोटा मोटा एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया। आप अपना रजिस्टर ओपन कर ले, अभी तक देखिए ढीले ढीले हो गए बैठे। लास्ट क्लास है, कैश फ्लो खत्म होने वाला है? लेक्चर 10 है, मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैं चाहता तो नहीं भी कराता, लेकिन ये प्यार है, मैं क्या करूँ बेटे। ऊपर हेडिंग लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2007। पहला ब्लॉक आएगा कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा ब्लॉक थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, लिखिए कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और तीसरा ब्लॉक आएगा कैश फ्लो और यूज इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और फिर आएगा बेटे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बेटे डिफरेंस माइनस का आना चाहिए 7,000। ये मैं बता चुका हूँ कैसे आया, क्यों, क्योंकि प्लस 3,000 का था और क्लोजिंग बैलेंस माइनस 8,000 का था। इसका मतलब इन सब का जो जोड़ आएगा तीनों एक्टिविटीज का, दैट हैज टू बी माइनस 7,000। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपके मन का वहम है। मैंने क्या किया, लेजर अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, तो मैंने लेजर अकाउंट बना दिया, बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट मेथड एंड इन डायरेक्ट मेथड वी हैव टू प्रिपेयर अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट। बेटे उसके साथ स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ता है, और उसके बाद फिर मेरे को क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने पड़ते हैं, तो मैंने उनको भी बना दिया। आप आराम से देख लें, मैंने नाम नहीं लिखे, बस लाइनें मार दी। अब मैं क्या करूंगा बेटे, क्वेश्चन आपके सामने मैं चेंज नहीं करूंगा, आप क्वेश्चन अपने सामने रखिए। मेरे पास मेरी हार्ड कॉपी है, ये देखिए ये हार्ड कॉपी है, मैं इस हार्ड कॉपी से पढ़ूंगा, क्योंकि बार बार चेंज करेंगे ना तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, धीरे धीरे चलेंगे, साथ साथ करेंगे, आप मेरे साथ रहेंगे, बिल्कुल आगे पीछे मत होना, मेरा हाथ पकड़ के चलना। इसके बाद मैं छोड़ दूंगा, आप जहां मर्जी चलना। बेटे लेक्चर 10 है, लास्ट लेक्चर है, मेरे साथ चलना। मैं आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं, ठीक है सर। पहली आइटम हमें बताइए, वेदर इट इज अ डायरेक्ट मेथड और वेदर इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड, वी विल मूव इट फ्रॉम बैलेंस शीट एंड फ्रॉम बैलेंस शीट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एसेट साइड। हम एक एक आइटम को पढ़ेंगे, अगर उसकी एडजस्टमेंट है तो हम उसका लेजर अकाउंट अलग से प्रिपेयर करेंगे। आराम से चलना है, कोई जल्दी है ही नहीं भाई साहब। प्लांट बेटे ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000 और ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 11,000। बिकॉज आई एम गिवन विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो मैं ओरिजिनल कॉस्ट पढ़ रहा हूं 10 और 11। अब बेटा होता क्या है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है और वो भी दिया है आपको एसेट भी, नो डाउट नीचे एडजस्टमेंट कुछ भी गिवन नहीं है। बट मैं आपको एक बात कहूंगा कि इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर नॉन करेंट एसेट्स इवन इफ देयर आर नो एडजस्टमेंट्स। मैं और किसी के लिए नहीं कहूंगा, खाली नॉन करेंट एसेट के लिए बोलूंगा, बिकॉज समटाइम्स देयर इज अ केस ऑफ परचेज एंड सेल। तो बेटे नो डाउट वी कैन डायरेक्टली डू इट, बट अच्छा रहता है बेटे नॉन करेंट एसेट का तो आप अकाउंट बनाएं। तो मैं आ गया जी, और मैंने लिखा प्लांट, आप भी लिखेंगे।
और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसके साथ साथ ही बना देंगे प्लांट। इसके बाद हम आ गए बिल्डिंग। अच्छा, प्लांट के पहले वैल्यूज ट्रांसफर कर दे बेटे। प्लांट का ओपनिंग बैलेंस है 10,000, क्लोजिंग बैलेंस है 11,000। आराम से देख लीजिए, दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज क्लोजिंग। आई एम प्रिपेयरिंग एट ओरिजिनल कॉस्ट। प्लांट इज माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सब पता है बेटे, मैं फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बेटे क्रेडिट बैलेंस होता है 4,000 और 5,000। दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग। मुश्किल नहीं है, मुश्किल आप अपने आप मन से बना रहे हैं, है ही नहीं मुश्किल। आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं लाइव। मैं आ गया जी बिल्डिंग में और मैंने नीचे लिखा बिल्डिंग अकाउंट। बड़े बड़े अकाउंट बनाएंगे, थोड़ा अच्छा रहता है। और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बेटे डेप्रिसिएशन लैंड में नहीं चार्ज करते, बाकी सब में तो चार्ज होता ही है। तो बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 और बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है 90,000। बेटे ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें पता ही है 11,000। तो ये आ गया बेटे ओपनिंग, ये आ गया क्लोजिंग। मैं रुक गया, हाथ भी ऊपर कर लिए जी मैंने। तो लो, आप अपना रजिस्टर ओपन कर चुके हैं, आप इस समय कैप्लॉन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप पूरी मन से कर रहे हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। आपने भी ये लेजर अकाउंट बना दिए हैं, हमने 4 अकाउंट्स बना दिए हैं। वी हैव ट्रांसफर्ड द बैलेंसेस, वी आर प्रिपेयरिंग नॉन करेंट एसेट एट ओरिजिनल कॉस्ट। आई विल बी फर्स्टली स्टार्टिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड दैट टू फ्रॉम द एसेट साइड। एक एक आइटम को पकड़ेंगे, उसका देखेंगे बेटे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट में माहिर बन जाएंगे। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। बेटे 50,000 से 80,000 हो रही है। मैं नहीं कहूंगा दैट इसका अकाउंट बनाइए, मैंने कहा आपसे बस एक ही मैंने एक्सक्यूज मांगा था। इट इज बेटर टू प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट फॉर नॉन करंट एसेट इवन इफ एडजस्टमेंट इज नॉट गिवन। बट बाकी सब तभी बनाएंगे अगर कोई एडजस्टमेंट गिवन है तो बेटे आप बताइए, इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट भी गिवन नहीं है। 50,000 से 80,000 की इन्वेस्टमेंट हो गई, सो इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज है, पैसे जा रहे हैं, माइनस करेंगे तो माइनस थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 30,000 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, इनर कॉलम में लिख दिया 30। लैंड, अभी आपको मैंने कहा था इवन इफ इट इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट बट वी विल प्रिपेयर अ नॉन करंट एसेट का आपको अकाउंट बनाना चाहिए, अगर एडजस्टमेंट नहीं भी है तब भी। तो मैं आ गया जी आपके सामने, एक अलग से मैंने अकाउंट इसका बनाना है। तो मेरे पास लाइंस नहीं थी, मैंने लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। आप भी बनाइए, अगर आपको अकाउंट बनाने हैं तो बेटा अच्छा रहता है थोड़ा सा। बेटे पहले मौसमियों को छील लो ना, तो फिर क्या रहता है, अच्छा रहता है, हम फिर जल्दी जल्दी कर पाते हैं, हमारे पास जब सारे फॉर्मेट होते हैं। तो बेटे अब देखो, मैंने खींचा नहीं था तो टाइम लग रहा ना बेटे। तो आपको पेपर में पहले से ही ये सब बना लेना है जब आप प्रैक्टिस करें। सो मैं भूपेश आनंद, इस समय आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई एम प्रिपेयरिंग अ लैंड अकाउंट. I do not charge depreciation on land because it is a non-depreciable asset. Now the balance is 43,000 and the closing balance is 63,000. So I have written C here and I have written O here. ठीक है सर, लैंड आ गया. इन्वेंटरी, आई नो दैट इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड वी हैव टू प्रिपेयर अ इन्वेंटरी अकाउंट. तो मैंने यहां पर आ गया जी, यहां लिखा मैंने इन्वेंटरी. And along with inventory, it is better to prepare Chote Bhaiya, and the name of the Chote Bhaiya is payable. And please tell me how much is the opening balance of inventory, and that opening balance is 55,000. Opening balance of inventory is 55 and closing balance of inventory is 65. Please check क्या आप मैंने ठीक लिखा है. Payable, बेटे पेबल ओपनिंग 40 है और क्लोजिंग 60 है. वैसे आप अभी नहीं भी बनाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है, बट थोड़ा सा क्योंकि अभी तो हम एसेट साइड कर रहे हैं तो एसेट साइड से ही चलिए, आप मत बनाइए, लास्ट में बनाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट इज बैंक. बेटे बैंक का तो मैंने ओपनिंग, अच्छा रिसीवेबल्स. नेक्स्ट इज रिसीवेबल्स. तो आइए जी रिसीवेबल्स अकाउंट बना लेते हैं.
because it is direct method, so I have to prepare a receivables because I will be directly calculating the cash operating profit, and my receivables are debit balances, opening balance is 40 and the closing balance is 60. आराम से बेटे 40 और 50 है बेटा, मेरे को पता नहीं क्या हुआ है बेटे, आज दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर है। 50। अच्छा, बैंक तो मैं लिख ही चुका हूं, तो मैंने एसेट साइड का एक एक आइटम उठाया, उसका ट्रीटमेंट किया। इफ देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेजर अकाउंट, आई हैव प्रिपेयर्ड दैट। आई थिंक अप टू दिस पॉइंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आ गया नीचे, शेयर कैपिटल 40,000 से 50,000 हो गई। बताओ बेटा शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंशियल एक्टिविटी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इशू ऑफ शेयर कैपिटल 10,000 रुपीज लिख दिए मैंने। पैसे आ रहे हैं तो ऐड करेंगे, पैसे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। शेयर प्रीमियम 2,000। नाउ दीज शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस मोर देन नॉमिनल वैल्यू, तो 2,000 रुपये मैंने प्रीमियम लिख दिया। रीवैल्यूएशन सरप्लस, बेटा रीवैल्यूएशन सरप्लस का एक अकाउंट बना लेंगे तो ज्यादा ही अच्छा रहने वाला है। रीवैल्यूएशन सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस है नील और क्लोजिंग बैलेंस है 20,000, मैंने लिख दिया है। अभी हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इज ड्यू टू लैंड। लैंड का रीवैल्यूएशन सरप्लस किया, अगर किसी एसेट का रीवैल्यूएशन होता तो हम उसके एसेट की वैल्यू बढ़ा देते हैं। तो डेबिट लैंड, क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, अभी देख लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स 45,000। वो कहता है जी रिटेन्ड अर्निंग 45 हैं, तो ठीक है, हम क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट भी बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात है नहीं। वी कैन प्रिपेयर रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। 45 इज द ओपनिंग बैलेंस एंड 45 इज द क्लोजिंग बैलेंस। लोन नोट्स 1,00,000 से 1,50,000 हो गए बेटे। आई हैव issued new loan notes and that to 50,000 रुपीज। तो लोन नोट्स को 50,000 रुपीज से हम फाइनेंशियल एक्टिविटी मानते हैं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं जी इशू ऑफ लोन नोट्स 50,000। पेबल्स 40-60, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अकाउंट। अब बना लीजिए अगर आपने पहले नहीं बनाया। 40-60 हमने ट्रांसफर कर दिया क्योंकि इन्वेंट्री के साथ बेटे इसका अकाउंट आना जरूरी है, तो आप अभी बना लीजिए, जगह छोड़ सकते थे, कोई टेंशन नहीं है। बैंक, बेटे बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 4,000, तो वो हमने ऑलरेडी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कर चुके हैं, आप चेक करिए, मैं हाथ ऊपर कर लिया। मैंने एक एक आइटम को पकड़ा और उसकी ट्रीटमेंट कर डाली। अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, एडजस्टमेंट कुछ है नहीं और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेल्स, बेटे आई एम ओनली कंसर्न विद 2007 फिगर्स बिकॉज दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2007. No doubt I am giving you the figures for 2006 also, but those figures are not of any use for me. तो मैं लिख रहा हूँ सेल्स 2 लाख क्रेडिट। ठीक है जी, क्रेडिट सेल्स कहाँ जाती है बेटे? क्रेडिट सेल्स तो रिसीवेबल्स अकाउंट में जाती है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 लाख क्रेडिट सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,20,000 एंड आई नो दैट कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली गोज टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहाँ जाती है बेटे? इन्वेंट्री अकाउंट में 1,20,000। एक्सपेंसेस 47,000 के हैं। इट मीन्स मैंने एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 47,000 के पे किए, बट मुझे अभी ये नहीं पता कि वेदर दीज आर कैश और दिस। अभी हम लिख लेते हैं लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेट इट बी लाइक दिस 47। अभी देखते हैं कि क्या कैश है, क्योंकि कैश ही लेस करने होते हैं, अगर नॉन कैश होंगे तो मैं ऐड बैक कर दूंगा। ठीक है जी, कोई बात ही नहीं। इंटरेस्ट पेड, अब यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। इंटरेस्ट पेड इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, पता नहीं कैप्लॉन ने इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्यों माना है। इंटरेस्ट पेड 13,000 इज ऑपरेटिंग इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो मैं इंटरेस्ट पेड को यहां पे ले रहा हूं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 13,000। मैं रुक गया हूं, आप बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए बेटे। दिस मेथड इज डायरेक्ट मेथड, दिस इज नॉट इनडायरेक्ट मेथड, यू आर गेटिंग माय पॉइंट।
मैं वहां पर जो प्रॉफिट ले रहा हूँ दैट इज डेटर्स, क्रेडिटर्स और एक्सपेंसेस से आ रहा है, तो वहां पर नेट प्रॉफिट तो ले ही नहीं रहा। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता तो मैं नेट प्रॉफिट लेता, उसमें फिर ये इंटरेस्ट इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो मैं उसको एडजस्ट करता, बट यहाँ पर आप समझ गए ना। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। चलिए जी, हमने रिटेन अर्निंग अकाउंट बनाया हुआ है, तो रिटेन अर्निंग अकाउंट कहाँ पे गया, 20,000। वो कहता है इस बार का प्रॉफिट जो है 20,000 है, तो मैंने यहाँ पे इसको भी ट्रांसफर कर दिया। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन कह रहा है 20,000 डिविडेंड हैज बीन पेड एंड डिविडेंड इज ऑलवेज पेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस रिटेन अर्निंग्स। तो मैंने यहाँ पर डिविडेंड पे की एंट्री क्या करनी है बेटा, डिविडेंड पे किया तो डेबिट डिविडेंड पेड, क्रेडिट कैश, एक तो पैसे जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट इज डिविडेंड इज ओनली पेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग्स, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश, फिर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ डिविडेंड पेड, और फिर लिख रहा हूँ 20,000। ये देख लीजिए, ये कहीं नहीं जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है, ये भी कहीं नहीं जाएगा, ये भी कहीं नहीं जाएगा। कैश पेड, डिविडेंड पेड, बेटा बता सकते हैं कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंशियल एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड, तो यहां पे लिख रहा हूं जी पेमेंट ऑफ डिविडेंड 20,000। जैसे ही आप कोई अकाउंट क्लोज करते हैं, पैक करते हैं, तो आपको उसका वहीं पर कंप्लीट कर देना है, उसका इफेक्ट देख लेना है। तो बेटे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 65 यहाँ पर आ गया, 65 यहाँ पर आ गया, ये बेटे मैंने कंप्लीट कर दिया। और कुछ है ही नहीं, वैसे भी मुझे अब अकाउंट्स ही क्लोज करने हैं, पैक करने हैं, तो मैं सबसे पहले लैंड अकाउंट से पहले मैंने सबसे पहले प्लांट अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ। अब प्लांट अकाउंट प्रिपेयर किया है बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट, तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया जी 11,000, कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो मैंने टोटल किया 11,000, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, मैंने माना इसको कैश परचेज। ओपनिंग बैलेंस कैश फ्लो में जाता नहीं, क्लोजिंग बैलेंस जाता नहीं, कैश परचेजेस इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ गया। परचेज ऑफ प्लांट 1,000, परचेज ऑफ प्लांट 1,000। एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी रहता है इसका, देख लीजिए ये आ गया जी 1,000 का डिफरेंस, क्योंकि 5,000 यहां पर भी आएगा और 5,000 यहां पर भी आएगा। दिस 1,000 इज द डिफरेंस इन द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दिस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। It means it is a current year depreciation. I will say it is a current year depreciation. This depreciation is current year and it will be transferred to profit and loss. इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखे हैं 47, इसमें 1,000 की डेप्रिसिएशन भी है, बिकॉज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, नॉन कैश भी हो सकते हैं। इट मीन्स वी हैव नॉट एक्चुअली पेड 47, वी हैव एक्चुअली पेड 46, बिकॉज इन 47 1,000 इज डेप्रिसिएशन। तो मैं अभी क्या करूंगा, प्लस 1,000 कर दूंगा, बिकॉज दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बेटा अच्छा था ना कि हमने अकाउंट बनाया, तो हमें समझ आ गया। मैं आ गया नीचे बिल्डिंग, अच्छा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट है, मैंने गलत लिख दिया वहां पे, कोई बात नहीं, प्लांट लिख दीजिए। मैं आ गया जी बिल्डिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। अच्छा बिल्डिंग अकाउंट को देखें तो 40,000 का डिफरेंस आ रहा है सर, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। 90,000 दिस इज कैश परचेज। ओपनिंग को कैश फ्लो में नहीं लिखते, इसको भी कैश फ्लो में नहीं लिखते, दिस इज अ कैश फ्लो आइटम एंड दैट टू इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 40,000 को यहां पे लिख रहे हैं जी परचेज ऑफ बिल्डिंग 40,000, परचेज ऑफ बिल्डिंग। बेटे 40,000 आ गया, मैं रुक गया हूं, आप पहले बताओ यहां तक बात ठीक है तो हम आगे चलेंगे। बेटे आप बता दो ना, मेरे को थोड़ा सा मन ऐसे हो जाता है, आप बोलते नहीं ना कुछ, तो मैं घबरा सा जाता हूँ बेटे। ठीक है जी, अब इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ गया बेटे 1,000, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किया होगा। इसका मतलब वो जो एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं 1,000, ये 47,000 के, बेटे इसमें 1,000 रुपये की डेप्रिसिएशन और दूसरी भी है, जिसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। इसके ऊपर भी हमने पैसे तो दिए ही नहीं होंगे। इट मीन्स वी हैव टू
only deduct those expenses which are cash, because we are deducting operating expenses paid. But when I say just operating expenses, because it is given in the profit and loss account, it can be composite of cash operating expenses as well as non-cash operating expenses. And depreciation, I have calculated that this year depreciation from accumulated depreciation for building and for plant is 1000 मैंने add back कर दी. इसका मतलब मैंने actually में 47,000 total operating expenses है. Out of that 45,000 cash operating expenses है, 2,000 non-cash operating expenses है. ठीक है जी, ये सब कुछ मुझे लेजर अकाउंट से पता चल रहा है. तो मैंने 4 अकाउंट्स क्लोज भी कर दिए. देखिए जी, प्लांट अकाउंट क्लोज कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट क्लोज कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट क्लोज कर दिया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी क्लोज कर दिया. मैं आ गया आगे लैंड में और रिवैल्यूएशन सरप्लस में. नाउ एज पर द इंफॉर्मेशन आई एम गिवन दैट दिस रिवैल्यूएशन सरप्लस इज ऑन लैंड. तो एंट्री क्या होती है बेटे? लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस. तो आप बताइए, यहाँ पे लिखेंगे 20,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस और यहाँ पर 20,000 लैंड. इसका मतलब दोनों क्लोज हो गए, बट इट इज नॉट अ कैश आइटम. बेटे इसको भी नहीं लिखते, इसको भी नहीं लिखते. बेटे रिवैल्यूएशन सरप्लस इज नॉट अ कैश आइटम, इट इज अ नॉन कैश, इट इज जस्ट अ बुक एंट्री. आप एक्चुअली में लैंड थोड़ी बेच रहे हो. दैट्स व्हाई इट इज ट्रांसफर्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज पर IAS 1 एज पर SOFP. ठीक है जी, तो इसको हम ट्रीट नहीं करेंगे. हम आगे बेटे लास्ट के 3 अकाउंट्स रह गए छोटे छोटे. इन्वेंट्री रह गई. अब बताइए जी, इन्वेंट्री से परचेजेस आ जाएंगी. मैं आ गया जी 1,20,000 प्लस 65,000 माइनस 55,000, दैट कम्स टू 1,30,000. नाउ आई हैव ट्रांसफर्ड दिस 1,30,000 इन माई क्रेडिटर्स अकाउंट. नाउ 1,30,000 प्लस 40 minus 60, that comes to 1,10,000. It means I have paid cash for my payable, that is 1,10,000. मैंने 1,10,000 का कैश पे किया. ये भी कैश फ्लो में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कैश की ट्रांजैक्शंस थोड़ी हैं. ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा बस कैश. ये आएगा, सॉरी, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा कैश पेड फॉर पेबल्स. तो 1,10,000 को आप शो कर दीजिए बेटे ऑपरेटिंग आइटम में. यहाँ पे लिख रहे हैं बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट मेथड, कैश पेड टू पेबल्स 1,10,000. चलिए जी, पेबल्स भी क्लोज हो गया. अब बच गया रिसीवेबल्स अकाउंट. रिसीवेबल्स में चेक करेंगे 2,40,000 तो बेटे ये आ रहा है, तो यहां पे भी लिख दीजिए 2,40,000. इट मीन्स कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स वो है बेटा कितना आ गया? 1,90,000. तो ये जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में. ये भी ओपनिंग नहीं जाएगा, क्रेडिट नहीं जाएगा, क्लोजिंग नहीं जाएगा. 1,90,000. तो दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया 1,90,000 कैश फ्रॉम डेटर्स और अकाउंट्स रिसीवेबल. देखिए जी, अकाउंट सारे क्लोज हो गए. एक बार देख लेते हैं बेटा. ये भी हो गया, रिसीवेबल्स भी हो गया, और कोई अकाउंट है क्या? ये भी कर दिया था. ठीक है जी, सारे क्लोज हो गए बेटे. अब तो सिंपल सा आंसर ही निकालना है. आओ बेटे मेरे साथ साथ चलो और मुझे ये फिगर बता दो. नेट कैश आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,90,000. ठीक है जी, माइनस 1,10,000 माइनस 47,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000. ये आ गया सर आपके सामने 35,000. सो आई एम कमिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. वो तो सिंपल सा ही है बेटे. 41,000 नेगेटिव है. अच्छा 41 नहीं है बेटे, नीचे भी था, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो ये आ गया जी 41 प्लस 30, दैट कम्स टू 71,000 बेटे नेगेटिव है. मैं आ गया जी फाइनेंशियल एक्टिविटी में, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में मैं आराम से टोटल कर रहा हूँ. 10,000 प्लस 2 12,000 प्लस 50,000 माइनस 13,000 माइनस 20,000. ये आ गया जी 29,000. आराम से
मैंने कहा आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप आराम से देखें, हम बिल्कुल धीरे धीरे पहुंच जाएंगे अपने आंसर की तरफ। 35 प्लस का है और यहां पर 29, तो 35 प्लस 29 दैट कम्स टू 64 और माइनस कितने का है बेटे 71। आप देख लीजिए हमारे पास आंसर भी आ गया 7000। बस इंटरेस्ट पेड उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिया, तो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ा सा दूसरा आएगा, बट नेट रिजल्ट हमारा सेम आएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक इट एज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो इस तरह से मैंने आपके सामने लाइव ये क्वेश्चन भी कर दिया बेटे किस तरह से चैप्टर 19 भी कंप्लीट हो गया। अब तो 3 चैप्टर्स रहते हैं और चैप्टर 20 तो बहुत ही ईजी है। रेशियो एनालिसिस आपने बचपन में किए हुए हैं, वो तो 2-3 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा बेटे। चैप्टर क्लोज हो रहा है, सिलेबस भी खत्म हो रहा है, आप पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बेटे मेरे को। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।